प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एके हैप केमिस्ट्री चैनल पर। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको समय समय पर हमारे चैनल पर आपको समय समय पर पूरे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग कल पढ़ चुके हैं अपना वास्तविक संख्याओं पर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए हम लोग अपना देखते हैं अगला भाग। ठीक, प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला क्या कहता है हमें? ठीक प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याएं, पहला ये प्रमेय है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, पहला जो भाग इसमें दिया गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक, इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है? अद्वितीय होता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? केवल यही बातें बताई गई हैं। ठीक, क्या कह रहा है? प्रत्येक भाज्य संख्या, हमने आपको क्या किया है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पूरी, ठीक है, पूरा क्लियरेंस दे दिया है। ठीक, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई आप भाज्य संख्या सोचिए, जैसे आपने भाज्य संख्या सोच लिया, यहाँ पर क्या है? 15। अब 15 का जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर 15 है तो ये क्या होगा? पहले 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना? 5, फिर उसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो क्या है यहाँ पर? 3 इंटू 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये 3 इंटू 5। कहने का क्या मतलब आया है कि ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या हुआ? यही मतलब निकला ना कि सभी भाज्य संख्याओं को क्या किया जाता है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो भाई सभी क्या आएंगे? एकदम क्रम से आएंगे। पहले 3 है, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर ऐसे ही आगे हम जैसे यहाँ पर दूसरा सोच लेते हैं, हमारे पास कोई संख्या 20 है। ठीक, 20 का जब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या है? 20। तो पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर कितना आएगा? यहाँ 10, फिर यहाँ 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, फिर 5 से। क्लियर? तो ये क्या आया आपका भैया? 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 2 की पावर 2 इंटू 5। ध्यान देंगे ना? तो ये क्या है? आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो क्या किया गया है यहाँ पर? यहाँ पर यही किया गया है कि ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। क्लियर? तो यही बात प्रमेय ये बताती है, क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई बात समझ में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताती है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब इसी में क्या है? सेकंड नंबर पर जो फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक, जो सेकंड नंबर पर फार्मूला पढ़ना है तो वो क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, ध्यान देना, ये दूसरा फार्मूला हमको पढ़ना है। इसी पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसे पहला सवाल आपको दिया है 114। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये कितना है आपका? 114। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप 70 लिखेंगे, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
35, फिर यहाँ से 5 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 1। तो ध्यान से देखो को अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या ना, आप ध्यान देना कि ये एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिखने पर, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, ठीक, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो कितना आ जाएगा 140 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब ये बात पूरा आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है भैया। एग्जामिनर आपको 3 नंबर कैसे देगा, तो सीधे सीधे केवल ये करने से आपको 3 नंबर नहीं दे देगा वो, ठीक है, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है क्या है 156 ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ध्यान दीजिएगा 156 ये यहाँ पर क्या करोगे 2 से जैसे आपने डिवाइड किया कितना आया भाई 2 7 14, फिर कितना हो गया 2 8 16, फिर उसके बाद यहाँ पर ना 2 3 6 2 9 18, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ये ऐसे, फिर उसके बाद 13। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हो 156 का अभाज्य गुणनखंडन, क्या लिख सकते हो 156 का अभाज्य न, क्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक, ध्यान देना क्या हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंडन, ये यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है आपका 3825, ध्यान दीजिएगा कितना है यहाँ 3825। क्लियर। तो 3825 ये क्या हो जाएगा तो पहले इसको आप यहाँ पर 3 से जैसे हम डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम आप पढ़े ही होंगे, क्या होगा 5 2 7 8 7 15 3 18, ये नंबर क्या होगी आपकी 3 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इकानम 3 3 दूना 6, फिर उसके बाद 3 सते 21, फिर उसके बाद 3 पचे 15, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 5 12 3 15, फिर उसके बाद 3 से यहाँ पर आप इसको डिवाइड कीजिए 3 चौक 12 आ जाएगा ना। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15, फिर अब कितना आ गया 5 2 7 4 11, अब 5 से इसको डिवाइड कीजिए। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5 8 40, फिर उसके बाद 5 25, अब फिर क्या होगा फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों 17। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 17 आ गया ना। तो फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, सारी बातें ध्यान से छोड़ दीजिए, केवल इतना करने पर आपको एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर आप लिखोगे हाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन, क्या 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक, 38 25 का अभाज्य गुणनखंडन, तो क्या होगा यहाँ पर देखो कितना आया है 3 ना, कितना आया है प्यारे बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर ना। तो क्या कितना मिला आपको 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 है, हाँ यहाँ पर कितना है 17 है। ठीक, कितना 17।
आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको आप अपने से करके हमको भाई कमेंट सेक्शन में आप दिखाइएगा, हाँ, कि कैसे किया जाता है सर जी। ठीक, एकदम अगर आप ऐसे करेंगे तभी आपको एग्जामिनर क्या होगा प्यारे बच्चों, पूरा पूरा नंबर देगा। क्लियर? इन 3 प्रश्नों में आप समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है भाई, पहले चैप्टर क्यों पढ़ना है। हाँ, ठीक, पहला चैप्टर आपको किस लिए पढ़ना है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है ना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि सभी संख्याओं को, सभी नहीं केवल भाज्य संख्याओं को ना, भाज्य संख्याओं को क्या किया जाता है, एक अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आ जाइए, हमने आपको क्या किया है, फार्मूला बता दिया है ना, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, लासा गुणे मासा। तो आइए यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, पहले सवाल को क्लियर करेंगे। कितना है, 26 और ना 91। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 26 ध्यान दीजिएगा, 26 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 91 का जब करोगे तो कितना से, ये 7 ना, तो कितना आएगा, ये 13, फिर यहाँ पर 13 से करोगे ना तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। तो ध्यान से समझिएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है तो ये ना, तो कितना आया है 2 इंटू 13, और ये 9 1 कितना आया हुआ है प्यारे बच्चों ना, 7 इंटू 13। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहा है, HCF लिखिए। HCF की भी मीनिंग आपको बताया गया है ना, ठीक, नहीं बताया गया है तो आप समझ लीजिए क्या होगा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, क्या होगा, महत्तम समाप वर्तक ना, वर्तक मतलब जो काट दे, हाईएस्ट 2 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है, दोनों संख्याओं का जो सार्वगुणनखंड है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो क्या करे, दोनों संख्याओं को काटे। यहाँ पर इसका HCF कहने का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित कर दे। ठीक, और LCM का मतलब क्या हो जाएगा ना, लघुत्तम समाप वर्त, क्या, लघुत्तम समाप वर्त, लघुत्तम माने छोटी से छोटी संख्या क्या हो, जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? वर्त, वर्त माने कट जाए, और वर्तक माने काट दे। बात क्लियर ना? यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, क्या है, महत्तम ना समापवर्तक, क्या है, महत्तम समापवर्तक। ठीक, कहने का मतलब, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दोनों संख्याओं को काट दे ना, क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ना, जो दोनों को विभाजित करे, क्या करे, दोनों को विभाजित करे, विभाजित करे ना। ये क्या है, ये आपका है प्यारे बच्चों लघुत्तम समाप वर्तक ना, क्या है, लघुत्तम समाप वर्तक नहीं, वर्त्य ना, लघुत्तम समाप वर्त्य। ठीक, ये क्या हो, छोटी से छोटी संख्या ना, जो क्या हो, दोनों संख्याओं से विभाजित हो ना। क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या ना, क्या हो, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो ना, दोनों संख्याओं से, जो दिए हुए दोनों संख्याओं से विभाजित हो, दिए हुए दोनों संख्याओं से विभाजित हो, जो दिए हुए दोनों संख्याओं से विभाजित हो। क्लियर रहना चाहिए। ठीक, ये फार्मूला आपका क्या होना चाहिए, ये परिभाषाएं आपकी क्लियर रहनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आप लेते हो 15 और 20, ये दोनों नंबर आप लेते हो। अब बताइए बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे।
तो ध्यान से समझिएगा, ये किससे कटता है? 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है ना। ये किससे कटता है भैया? ये 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है ना। क्यों? ये 15 ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ये किससे किससे डिवाइड होगा? ये आपका 3 से और 5 से ना, 3 से और किससे? 5 से। और 20 किससे डिवाइड होगा आपका? आपको पता है किससे? 2 से ना, 4 से और 5 से एंड 10 से ना डिवाइड होता है। लेकिन क्या देखो, कॉमन फैक्टर क्या लेना है प्यारे बच्चों? कॉमन फैक्टर, जिससे ये दोनों क्या हो जाए? विभाजित हो जाएं। तो वही सारी संख्या लेनी है। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? 5 ही अकेले दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे? 5। दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 बन जाएगा ना। ठीक, अगर यही एलसीएम पूछ लिया आपसे ना, क्या एलसीएम आपसे पूछ लिया, तब आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो जितनी संख्याएं बची हुई हैं आप उन पूरा को क्या करोगे? नोट कर लोगे। तो पहले तो 5 क्या है? 5 भैया दोनों में है, तो इसका क्या करोगे आप? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, देखो सभी का क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको आपको निकालने का तरीका आपको पता है भाई। जैसे आपका क्या है? 15 है और यहाँ पर 20 है ना, तो सबसे पहले 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 आ जाएगा ना। फिर 2 से जैसे यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ 15। फिर 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर 5 ना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो 5 यहाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60। ये क्या है? 60 प्यारे बच्चों। 60 वो छोटी से छोटी संख्या है, क्या है? जो इन दोनों संख्याओं से क्या होती हैं? वर्ते हो जाती हैं, कट जाती हैं ना। जो दिए हुए दोनों संख्याओं से कट जाए और वर्तक ना, या सीएफ का मतलब जो दोनों संख्याओं को काट दें। ठीक, इस बात को ध्यान दिए रहना। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे पास जो सवाल दिया गया है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा सवाल क्या दिया गया है ना। कह रहा है इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना कि नहीं है। सत्यता की जांच आपको करनी है। क्लियर? तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम ना, दोनों संख्याओं का एलसीएम मतलब ये 91। तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो ये दोनों में है आपका, ये आपने 13 लिख लिया। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपने पूरा कर लिया ना। तो कितना हो जाएगा बताइए ना? ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14 त्रिक 42 और 14 एकन्नम 14, 4 18 ना, ये हो गया 182। अब फिर उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ ना, एचसीएफ कितना है? 26 और 91 ना। कितना है यहाँ पर? देखो दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो क्या है? दोनों में कौन है बड़ी से बड़ी संख्या? यही पर केवल आपको ये अकेले मिल रहा है ना। ये बन जाएगा। अब आप क्या करोगे? इसके सत्यता की केवल हम जांच करेंगे ना। आइए यहाँ पर क्या है? सत्यता की जांच ना। क्या है प्यारे बच्चों? सत्यता की जांच। ठीक, हाँ, सत्यता की जांच में क्या करोगे? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल फल बराबर लासा गुणे मासा। ध्यान देना ना। तो ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 गुणे 91 है, और यहाँ पर कितना है? लासा कितना आया है आपका? ये 182, और यहाँ पर ये कितना आया है? 13। ठीक ना। कितना है ये? 26 एकन्नम 26, यहाँ पर 2 कैरी हुआ, और 26 नवैया 234, 234 और 2 कितना आया? 236। और यहाँ पर देखो 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा? 106। हासिल आपका 10 हुआ, और 13 एकन्नम 13, 13 10 कितना आया? 23 आया। ये आपका आंसर पूरा का पूरा आप एग्जाम में आप क्या करोगे? ऐसे ही लिखोगे। ठीक, तभी आपको एग्जामिनर क्या करेगा? ये 4 नंबर का प्रश्न है भैया,
तो 4 नंबर के प्रश्न में आप क्या करोगे, बस छोटा सा ऐसे लिख करके, ये दर्शाना नहीं है आपको, ठीक, पूरा का पूरा उसको मेंटेन चाहिए। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, आपको लिखने के तरीके आने चाहिए। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आइए देख लेते हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन किसका है, ये 5, 10 और 9, 2 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और इसी को क्या करना है, हाँ, ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है। आप लोग विश्वास है कर ले जाएंगे, लेकिन मैं एक कराऊंगा और आप क्या करेंगे, आप इस वाले को कर ले जाइएगा, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं कितना है, 510 और 92, ठीक। ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या है, संख्याएं आपकी क्या है यहाँ पर, हम्म हम्म ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, संख्याएं आपकी ना 510 और क्या है बेटा, 92 है, ठीक। हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 510, 510 को पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना। 510 क्या होगा, 2 से यहाँ पर डिवाइड होगा ना, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर किससे अब डिवाइड होगा, ध्यान से देखो, ये 5 5 10, 10 2 12, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब कितने से डिवाइड करोगे इसको, जाहिर सी बात है भैया 5 से ही डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 17, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्लियर। दूसरा क्या है आपके पास, 9 2, यहाँ पर इसको भी आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 9 2, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, ना, हाँ। फिर उसके बाद इसको 2 से डिवाइड किया आपने, कितना आया यहाँ पर ना, 23। अब ये क्या होगा, 23 से ही यहाँ पर डिवाइड होगा, क्लियर। तो ये कितना आ गया ना, 2 गुणे 3, ओ सॉरी ये नहीं ना, कितना आया हुआ है, ये 2 इंटू 2 इंटू 23 ना। चलें आगे, तो क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, अगर जब आप एच सी एफ लिखोगे तो क्या है, 5 10 कामा 9 2 का एच सी एफ, प्यारे बच्चों केवल आपको यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, सर 2 अकेले दिख रहा है, तो केवल आप 2 को लिख दोगे। अब एलसीएम ना, ठीक, एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, देखो क्या है, 5 10 और 9 2 का जब यहाँ पर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना, पहले तो जो 2 कॉमन है आप उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद सभी नंबरों को यहाँ पर लिख लेंगे ना। तो कितना है, ये है आपका 2, ओ सॉरी ना, कितना है यहाँ पर, ये 3 गुणे 5 गुणे 17, फिर क्या है गुणे, ये 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 ना। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना है ये, तो ना 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, और यहाँ पर इसका कर लीजिए ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा आसान रहेगा करने के लिए, ठीक। कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 ना, गुणे 5 गुणे 17, इंटू में क्या है, यहाँ पर 2 गुणे 23 लेंगे ना। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, हमने इसको लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये 17 का मल्टीप्लाई, 17 तिरिक 51 और 17 दूना 34, 34 5 कितना 39 हो जाएगा ना। अब फिर उसके बाद ये 6 का बस 0 यहाँ पर कर देंगे, 6 और 9 छक 54, और क्या होगा, 6 18 5 23 ना, कितना आएगा 23 460, इतना मिल गया ना आपको। अब वही बस फार्मूला हमारे पास है, क्या है, दोनों संख्याओं का सत्यता की जांच, क्या देखेंगे यहाँ पर हम ना,
सत्यता की जांच, सत्यता की जांच समझेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर क्या, एलसीएम ना इंटू एचसीएफ। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एलसीएम आपका क्या है 23,460 गुणे 2, और इस यहाँ पर क्या है संख्याएं आपकी ना, ये है 510 गुणे 92। क्लियर? कितना आ जाएगा यहाँ पर ना, ये 0 6 दूना 12 और ये 4 दूना 8 1 9 23 दूना यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो ये 0, देखो 92 का नम 92 ना, हासिल कितना हुआ 9, और 92 पंचे कितना हो जाएगा ना, 2 पंचे 10, 9 पचे 45 1 46, 460 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 460, 460 और 9 469 हो जाएगा। क्लियर ना? देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, इससे आपके यहाँ पर सत्यता की जांच हो जाती है। क्लियर बच्चों? अब इसी में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न को आप करेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों के लिए मैं बैसाखी नहीं बनूंगा। ठीक, हाँ आप लोग क्या करिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा न निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया है भाई, वही कार्य कहता है ना कि बेकार आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े उधेर कर सिया कर, कोई खास कार्य करने के लिए नहीं दिया गया है आप लोगों को ना। तो क्या करना है भाई, 12 का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा कह रहा है ना। तो देखिएगा पहला क्या है रहा यहाँ पर, हम्म हम्म, ठीक, हम्म हम्म, भाई ये यहाँ पर बहुत दिक्कत देते हैं। हम्म, ये भाई कहाँ पर बैठे हो आप लोग? हाँ हाँ, हम्म, इस सिस्टम में कहीं पर बैठ गया है ये, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या करना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना। क्या है 12 15 और 21 ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 12 है, 12 का क्या करोगे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन करोगे, यहाँ पर ये कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा ना, ठीक, ये इतना आ जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा कितना होगा यहाँ पर, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 15 का आप कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा बताइए ना, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 1 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 15, ये 3 गुणे 5, फिर उसके बाद क्या है 21 ना, तो 21 का आप अभाज्य गुणन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ना, 3 यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ना। तो ध्यान दीजिए कितना है यहाँ पर 21, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। क्लियर? अब क्या कह रहा है, केवल एचसीएफ और एलसीएम कह रहा है। तो सबसे पहले जब आप क्या लिखोगे, एचसीएफ लिखोगे, ध्यान देना प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपको एचसीएफ नहीं लिखना है, आपको एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है, 12 कामा 15 कामा 21। ठीक, तो कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन ना, जो तीनों में कॉमन है, कितना कॉमन है यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यहाँ पर केवल 3 लिख दीजिएगा ना। ठीक, और एलसीएम ना कितना है 12 15 और 21, तो कितना हो जाएगा ना, तो जितने बचे हुए हैं सबको लिख लेना है।
ठीक, यहाँ 3 को भी लिख लोगे आप, फिर उसके बाद 5 इंटू 7 को भी लिख लोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 ना, सत्संग 42, क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। ठीक, बस आपको ऐसे ही करना है। अब बाकी ये दोनों सवाल है, एकदम प्यारी सी सवाल है, इस प्यारी सवालों पर अपना समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे ना, लेकिन आप लोग बिल्कुल अभ्यास कीजिएगा ना। ठीक, आ जाइए अगले सवालों पर हम चलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, ये बढ़िया सवाल दिया हुआ है ना, कह रहा है कि क्या एचसीएफ ये है और एलसीएम इसका आपको ज्ञात करना है। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ पर इसका सॉल्व क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है, गिवन ना, आपको क्या है दिया है, ये देखो एचसीएफ 306 और 657 कितना है, यहाँ पर 9 दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, क्या पता है, बिल्कुल पता है भाई ना। हम्म क्या पता है, ये दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, लासा गुणे मासा न। ठीक, अब दोनों संख्याएं क्या है आपकी, ये 306 और 657, 306 न गुणे 657 कितना है, 306। ठीक, 306 गुणे 657 कितना, एलसीएम आपको, एलसीएम के स्थान पे यही एलसीएम लिखोगे, फिर उसके बाद 9, 9 को इधर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा एलसीएम 306 गुणे कितना, 657 ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9, क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये अब 9 आपको पता है, 9 63 ना, फिर उसके बाद कितना बचा यहाँ पर, 2 27 ना, 9 त्रिक 27, कितना आ गया यहाँ पर, 306 ना गुणे 73, 73, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, 306, 306 तिहैया ना, कितना हो जाएगा, 918 ना, कितना, 918, 918, 18 की क्या हो जाएगा, 8 ना। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, 306 सत्ते 6 सत्ते 42 ना। ठीक, कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और यहाँ 210 ना, 210 और 42, 252 ना, नहीं, 306 सत्ते, हाँ हाँ, आओ देख लेते, 306 गुणे 7 कितना आ जाएगा, अरे भाई सत्संग 42 और यहाँ पर 4, और ये कितना हो जाएगा, 2142 ना। ठीक, 2142 में कितना जोड़ोगे आप, हाँ 91, यहाँ पर क्या करोगे, ये 2142 में क्या करोगे आप, ये 91 ऐड करोगे, पेन नहीं चल रहा है, हाँ ना, क्या करोगे आप, 91, 91 जैसे यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, 3 ना, स्टॉप करो सब, स्टॉप करो ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई ना, 9 4 13, ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 ना, कितना हो जाएगा, 2233, ये 22 3 3।
ठीक, इतना आपका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट पर अपने चलते हैं ना। ना, यहाँ देखिए, ये पांचवें सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ना यहाँ पर प्रकृत लिख गया हुआ है ना, क्या है यहाँ, प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भैया 0 पर कौन समाप्त होता है, कहाँ पर कौन कौन अंक समाप्त होती है आपकी, आपको ये पता है ना, ये 10 समाप्त होती है, 20 समाप्त होती है, 30 समाप्त होती है ना, 50 0 पर समाप्त हो रहा है, 100 समाप्त हो रहा है ना, 200 समाप्त हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, 1000 जैसे समाप्त हो रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5 आ जाएगा। यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों आपका, बताइए, 2 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, देखो, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है ना। ठीक ऐसे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आ रहा है ना। हम्म एक और ना, क्यों, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ना, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। ऐसे अब इसी में आप ध्यान दीजिए, इसी में आपको क्या दिख रहा है कि सभी 0 पर कब समाप्त होगा ना। यहाँ पर देखो 2 गुणे 5, यहाँ 2 गुणे 5, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर 2 गुणे 5। कहने का मतलब कोई भी अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसमें 2 इंटू 5 लगा हुआ होगा ना। क्या होगा, जब उसमें 2 इंटू 5 लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको दिया गया है नंबर 6 की पावर n ना, क्या कह रहा है ना, संख्या न, क्यों, संख्या 6 की पावर n में ना क्या है, जहां n ना स्मॉल इज बिलोंगिंग टू कैपिटल n, अर्थात क्या है यहाँ पर n का मान जो है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ऐसे रखते चले जाएंगे ना, पूरी प्राकृतिक संख्याओं को रखेंगे। तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है। तो भाई 0 पर समाप्त होने वाली ये सारी संख्याओं पर हम क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो क्या आ रहा है कि भैया उनका अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 गुणे 5 जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि क्या लिखोगे आप लोग ना, क्या लिखोगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखोगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है यहाँ पर, 2 गुणे 3 ना। ठीक, जो 2 गुणे 5 ना नहीं है, जो 2 गुणे 5 जैसे ना, 2 की पावर n या फिर 2 की पावर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर ना, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना लिखेंगे प्यारे बच्चों, कितना है ना। फिर आगे ना, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त होने के लिए, होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में क्या, अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में क्या हो रहा है, 2 की पावर r गुणे 5 की पावर, क्यों ऐसे मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए, मतलब चाहे जितना 2 रहे चाहे जितना 5 रहे, लेकिन 1 या 2, 1 2 रहे 1 5 जरूर रहे ना, क्या है, नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, अब इसीलिए इसीलिए क्या है, 6 की पावर n न न n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए
संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्या? संख्या जीरो पर संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी ना, संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, ये आपका ये सॉल्व हो गया। यही आपको ऐसे ही एग्जाम में पूरा लिखना है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक, इसको नहीं लिखे रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको नहीं लिखना है, ये आपको समझने के लिए बताया गया है। ठीक, तो क्या होगा, एग्जामिनर आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। आगे देखते हैं, समझते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए ना। 7 इंटू 13 इंटू प्लस, क्या है यहाँ पर प्लस ना, प्लस 13, फिर उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्याओं के लिए आपको पता है ना कि संख्याएं क्या हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरी संख्या से भी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर दिया जाएगा, देखो दी हुई संख्याओं में ना, क्या लिखोगे आप ना, ना दी हुई संख्याओं में ना, दी हुई संख्याओं में क्या है आपका, जैसे देखो 11 इंटू 13 प्लस 13 ना, ठीक, इक्वल, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, 13 देखो क्या है, दो पद है ना, यहाँ पर कितने पद बन रहे हैं, दो पद बन रहे हैं, तो 13 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे ना, तो 7 इंटू 11 प्लस 1, क्लियर। और यहाँ पर क्या है, तथा दूसरी संख्या क्या है आपकी, ये 7 इंटू 6 न, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 न। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या के लिए क्या आपके पास उभयनिष्ठ है, दोनों में 5 उभयनिष्ठ है। तो ध्यान से देखिए, 7 गुणे 6 न, अब 5 को नहीं लिखेंगे ना, तो क्या है यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 न, क्या है यहाँ पर, क्या लिखोगे, दी हुई संख्याओं में न क्रमशः क्रमशः संख्याएं संख्याएं क्या है, 13 और 5 के गुणज हैं, क्या है 13 और 5 के गुणज हैं, गुणज हैं ना, ये गुणज हैं, अर्थात संख्याएं क्या हैं, 13 और 5 से 5 से क्या हैं, विभाजित हैं, ठीक, विभाजित हैं, ठीक, क्या है ये, विभाजित हैं, इसीलिए ये क्या है ना, इसलिए दी हुई संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं, इसलिए संख्याएं क्या है आपकी, भाज्य है। ये पूरा आपका ये क्या हो गया, व्याख्या होगा, संख्याएं क्या है आपके, भाज्य हैं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब आगे के सवालों पर ध्यान देंगे ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका ना, ये है, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, ये आपके पास खेल का मैदान है, समझिएगा ना, ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या है, ये एक वृत्ताकार पथ है ना, ठीक। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं ना, क्या है, सोनिया को कितना लगता है यहाँ पर, 18 मिनट पूरा लगता है ना, पूरा करते हैं। और इसी ना रवि को कितना मिनट लगता है यहाँ पर, 12 मिनट लगता है। आर को कितना मिनट लगता है यहाँ पर, 12 मिनट लगता है। तो अब क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करेगी, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करेगी, तो उसको कितना मिनट लगेगा, 18 मिनट लगेगा ना। फिर दूसरा चक्कर वो मारेगी तो कितना मिनट लगेगा,
36 मिनट लगेगा ना, ऐसे। ठीक, आई बात समझ में। रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना लगेगा, 12 मिनट लगेगा। फिर दूसरा चक्कर कितने में, वो 24 मिनट में पूरा करेंगे। क्लियर ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही आपको समझना है। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, वो चलना प्रारंभ कर दिए ना। तो ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ये सोनिया चल रही हैं ना, तो पहला चक्कर 18 मिनट ना, ऐसे दूसरा चक्कर 36 मिनट और तीसरा चक्कर ना सर ऐसे लगाएगा उनका मिनट ना। और रवि जब चले तो पहला चक्कर कितना, 12 मिनट, फिर उसके बाद 24 मिनट, फिर उसके बाद 36 मिनट। मतलब क्या आ रहा है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 36 इसमें भी आ रहा है, 36 इसमें भी आ रहा है। कहने का मतलब ना, ये क्या है, 36 एलसीएम है ना। देखो ये क्या है, ये 36 दोनों में आ रहा है ना, मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों क्या होंगे, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। अर्थात क्या है, निकाल रहे हैं हम लोग, एलसीएम निकाल रहे हैं ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर लिखा जाएगा, देखो ना, इसका हल कैसे लिखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा। सोनिया को मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय ना, मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। कितना समय लगा, ठीक 18 मिनट। फिर उसके बाद क्या है, रवि को मैदान ना, मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगा समय ना, लगाने में लगा समय ना, लगाने में लगा समय। ठीक, कितना लग रहा है भैया, 12 मिनट ना। कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट। हमने आपको बताया ना, वो एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करे, दूसरा चक्कर उन्होंने कितना 36 मिनट में पूरा किया। ठीक, तीसरा चक्कर उसने 54 मिनट में पूरा किया। तो ध्यान से देखिएगा, कब फिर मिलेंगे ना, जब दोनों का क्या होगा, मल्टीपल फिर से आ जाएगा ना, दोनों का क्या आ जाएगा, समान मल्टीपल आएगा ना। तो कहने का मतलब दोनों साथ, दोनों पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे ना, दोनों एक ही स्थान से, दोनों एक ही स्थान से, एक ही स्थान से, दोनों एक ही स्थान दोनों एक ही स्थान से, एक ही दिशा में, दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में। ये बात जरूर लिखेंगे आप, ठीक है, ये बात क्या करेंगे, जरूर लिखेंगे आप। नहीं तो भाई मिल तो उल्टे भी दिशा में सकते हैं ना। ठीक, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ना प्रारंभ करते हैं। पुनः मिलने का समय ना, पुनः मिलने का समय क्या होगा, दोनों का एलसीएम ना क्या हो जाएगा, एलसीएम ना क्या हो जाएगा, 12 कामा 18 का। तो कितना आ जाएगा, 36। माने 36 मिनट बाद वो क्या करते हैं, पुनः उसी स्थान पर मिलते हैं। ठीक, ये हो गया प्यारे बच्चों आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के पूरे सवाल ना। अब आइए हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमको ये जरूरी है समझना के लिए ना, क्या है यहाँ पर, प्रमेय है ना। पहले पार्ट में क्या किया गया है, दो प्रमेय दिया गया है। पहला फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स ना,
क्या है, अर्थमेटिक ना। दूसरा क्या है यहाँ पर, ये, ठीक है। मान लीजिए क्या है, p एक अभाज्य संख्या है। दूसरा इस प्रमेय को आप समझेंगे किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए ना। जो स्टेटमेंट है आपको रट लेना ही है, लेकिन आप प्रमेय ध्यान दिए रहेंगे तब आप बहुत अच्छी तरीके से उस प्रमेय को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p क्या होगा, a को भी विभाजित करेगी, जहां एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, ध्यान से समझिएगा क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर 3 क्या है आपकी, एक अभाज्य संख्या है ना। 3 क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब ध्यान से समझो, a स्क्वायर को विभाजित करती है, कहने का मतलब किसी पूर्ण संख्या ना, ध्यान से समझना। a एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या कर रही है, a स्क्वायर को, मतलब कोई एक अभाज्य संख्या किसी क्या कर रही है, पूरा का पूरा किसी पूर्ण वर्ग संख्या को ना, क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या को विभाजित करती है। तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोच लीजिए जिसको p विभाजित करे। जैसे मैंने सोच लिया यहाँ पर क्या है, 36। 3 क्या कर रहा है, 36 को विभाजित कर देगा, हाँ ना। अब आगे क्या कर रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या आया है, अब 3 इसके वर्गमूल माने क्या है, इसका वर्गमूल 6, 3 क्या करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। आई बात समझ में। फिर से समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, 5 क्या है, 5 आपके पास एक अभाज्य संख्या है ना। 5 क्या है, एक, ये एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है यहाँ पर, अभाज्य संख्या है। तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए ना, कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए जिसको 5 विभाजित कर देता है ना। तो जैसे मैंने सोचा क्या है भैया, 100 ना, तो 5 क्या करेगा, 100 को विभाजित करेगा। 5 क्या है, 100 को विभाजित करता है। 100 क्या है, 5 को विभाजित करता है ना। 100 क्या करता है, 5 को विभाजित करता है। अब 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 क्या करेगा, 10 को विभाजित करेगा। यही बात इस प्रमेय में बताया जाएगा ना। ये क्या करेगा, यही कार्य कर ना। ध्यान से समझो, 3 यहां पर क्या है, 36 को विभाजित करता है। 3 क्या करता है, 36 को विभाजित करता है ना। अब 3 क्या करेगा, 3 36 के वर्गमूल माने 3 क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा। ये ध्यान से समझिएगा, क्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p क्या होगा, a को विभाजित करेगा। यही एक प्रमेय आपको ध्यान देना है, p क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा। ठीक, इस प्रमेय का यही मतलब है, यही आप प्रमेय समझ लीजिए। तो फिर उसके बाद क्या होगा, दिए हुए सभी प्रश्न क्या होंगे, आपसे अच्छे तरीके से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक, हम्म तो जैसे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा ना। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी में हम क्या करेंगे, उस प्रमेय को लगाएंगे ना। आप क्या करोगे, इसका सॉल्व क्या होगा ना, प्रूफ कैसे करोगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे सर्वप्रथम माना p, ध्यान से समझिए क्या है, सर्वप्रथम माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेंगे पहले ना, ये परिमेय संख्या है ना। क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे सर्वप्रथम माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है आपका यहाँ पर, एक परिमेय संख्या है। ठीक ना, तो
2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर P अपान क्यू कामा क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 ना, तथा P और Q क्या है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं हम लोग ना। देखो, √2 बराबर P अपान क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 क्यू बराबर P। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, √2 क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पर P का स्क्वायर ना, 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया यहाँ P स्क्वायर ना। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको ना, ये जो 2 क्यू स्क्वायर है, पूरा पूरा समझिएगा, ये 2 क्यू, देखिए 2 का ये गुणज है ना, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये पूरा का पूरा इसके अंदर गुणज है, तो इसका मतलब क्या है, 2 क्यू स्क्वायर में 2 का गुणज है, पूरा पूरा इसकी वैल्यू आएगी ना। इसका मतलब क्या है, 2 यहाँ पर P स्क्वायर, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, 2 क्यू स्क्वायर ना 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, भाई गुणज है तो विभाजित होगा ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो 2 भाई इसमें गुणा है तो P स्क्वायर बराबर ना, इसका मतलब क्या है, 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 P को भी विभाजित करेगा। भाई 2 क्या है आपका, अभाज्य संख्याएं हैं, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या ना P स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो ये P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा ना। अब आगे ध्यान दीजिए, अब 2 क्या है, 2 जब P को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब P में भी 2 का गुणा हुआ है, भाई 2 का गुणा हुआ है तभी क्या करेगा, 2 P को विभाजित करेगा ना, तो P बराबर यहाँ पर आप क्या मान लेंगे भाई, 2a, क्या मान लेंगे, माना P बराबर 2a। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ना, ध्यान से देखिएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में ना, समीकरण फर्स्ट में ना, समीकरण फर्स्ट में, ठीक, क्या मिला आपको यहाँ पर ना, देखो 2Q स्क्वायर ना, क्या मिला, 2Q स्क्वायर बराबर P के अंदर में क्या रख दिया हमने, 2a का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 2Q स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर ना, तो Q स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या मिला, 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर 2 से विभाजित है यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 2a स्क्वायर में भाई 2 से विभाजित है, क्या लिखा जाएगा, 2a स्क्वायर क्या है, 2 का गुणज है ना, या फिर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, क्लियर। अब क्या है, 2, अब 2 क्या होगा, P स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, यहाँ पर क्या है 2, अब यही 2 ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 का गुणज हुआ है, भाई Q स्क्वायर बराबर 2 का गुणज आएगा ना, इस Q स्क्वायर में क्या आएगा भाई, 2 का गुणज आएगा ही आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है ना,
दो क्या करता है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। दो क्यू को भी विभाजित करेगा ना, दो क्यू को भी विभाजित करेगा। दो क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। क्लियर। अब यहां पर क्या मिला हमको, देखिएगा, पी भी दो क्या कर रहा है, पी को भी विभाजित कर रहा है, दो क्या कर रहा है, क्यू को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने मान लिया था कि पी और क्यू क्या है भैया, सहअभाज्य संख्याएं हैं ना। तो क्योंकि पी तथा क्यू ना, ने क्या माना था कि पी तथा क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी अवधारणा गलत है ना। ठीक, चूंकि चूंकि दो पी तथा क्यू क्यू दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है जिससे जिससे ना हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है, गलत है। हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना, कि हमारे कथन कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है ना, कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, अंडर रूट 2 क्या परिमेय संख्या है ना। तो क्या है, इसी प्रकार से सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है ना। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। यहाँ पर पूरी बात क्या लिखी जाएगी, अंडर रूट 2 ना, क्या लिखा जाएगा, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है कि, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 ना क्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस यही बात है। ये प्रश्न आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर इसी पर हम लोग आ जाते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न पर ना। वो प्रश्न क्या है हमारे पास, जैसे ध्यान से समझिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए ना, क्या सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर भी कोई कार्य नहीं किया जाएगा, केवल केवल वही कि हमें सहअभाज्य संख्याओं को माना जाएगा ना। तो लेकिन सहअभाज्य संख्याएं दोनों मिलेंगी नहीं, वो पूरा पूरा आप क्या करेंगे, उसी का नकल करते हुए उतारते चले जाएंगे ना। तो क्या लिखोगे आप, माना माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है ना, माना रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो क्या होगा, अंडर रूट 3 बराबर, अब मैं मानूंगा ए अपान बी ना ना, कामा बी डज नॉट इज इक्वल टू 0, जहां ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं हैं, ए तथा बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब दोनों देखो, यहाँ पर अब आगे क्या बढ़ा दोगे, रूट 3 बी बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो √3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ना। अब बताइए भाई, ये इसमें 3 का गुणज है, इसका इसका मतलब 3b स्क्वायर 3 से विभाजित है। ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे आप, 3b स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है ना। अब ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 भी क्या करेगा, अब 3a स्क्वायर ना, 3b स्क्वायर है ना, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब ए स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा ना। हाँ, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 क्या करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित। इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेकंड लाइन में लिखते हैं ना, ध्यान से समझिए ना। क्योंकि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 क्या करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 ए को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। 3 आपका क्या करेगा भैया, ए को भी विभाजित करेगा। फिर से आप क्या लिख लोगे, अब माना ए बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3c मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 3c मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में ना, क्या है, समीकरण फर्स्ट में माना ए बराबर 3c, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, इसको माने रहिएगा। ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 3c। है कितना हो जाएगा, 3c का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ गया भैया, 3b स्क्वायर ना, कितना, 3b स्क्वायर नौ सी स्क्वायर ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो लिखोगे आप, 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर 3 से विभाजित है ना, 3 से क्या है, विभाजित है। और ये क्या है, ध्यान से बताइए, 3c स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको प्यारे बच्चों, देखो 3c स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका मतलब 3b स्क्वायर के बराबर है यहाँ पर ना, ये क्या है, इसके b स्क्वायर के बराबर है। तो चूंकि 3 क्या होगा, b स्क्वायर को विभाजित करता है ना, 3 क्या करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, 3 क्या होगा, बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या मिला आपको ना, यहाँ क्या मिला, ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इसमें क्या है ना, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, क्या, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है ना। ठीक, जो ए तथा बी सहअभाज्य नहीं है ना, जो ए तथा बी सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। हमारी अवधारणा यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। हमारी अवधारणा है, हमारी अवधारणा प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पर हमारी अवधारणा गलत है। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, इससे हमारे कथन का
इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है। का विरोधाभास होता है न? कि न क्या √3 परिमेय संख्या है। √3 क्या परिमेय संख्या है न। √3 क्या है परिमेय संख्या है न। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है न। कि √3 क्या है परिमेय संख्या है। √3 क्या है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है। ठीक ना, ये बातें हो गई ना। हाँ, वही पूरा का पूरा वही लैंग्वेज, बस केवल जहां पर 3 है, जहां पर √2 था वहां पर क्या कर दिए हैं √3 कर दिए हैं। अब भाई √2 का वर्ग जब करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। क्यों हाँ क्या किए हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या किए हैं भाई √2 का वर्ग किए हैं 2 आया है। अब p² में यहाँ पर 4 आया है, वहां पर 9 आएगा। कुछ नहीं करना है ना, पूरा का पूरा वही लैंग्वेज आपको ऐसे लिखते चले जाना है। अच्छे से पूरा का पूरा लैंग्वेज लिखना है, तो जिससे क्या होगा भाई आपके बल्ले ही बल्ले हो जाएंगे। ठीक, ये बातें हो गई। अब फिर आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग ना। हम्म ना, ये जो सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग वही आप क्या करोगे हल करोगे इसको ना। कैसे हल करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए ना। क्या करेंगे सर्वप्रथम मानेंगे ना, माना क्या लिखोगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 क्या है एक परिमेय संख्या है ना। आप चाहे जो मान लो √5 बराबर ना क्या मानोगे यहाँ पर r/s मानेंगे ना, ऐसे ही मान लीजिए ना। यस आप जानते हो यस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखोगे जहां r तथा यस, जहां r तथा यस, यस क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है आपके सह अभाज्य न, ठीक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जहां क्या है r तथा यस आपके सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यस नहीं मानते हैं यार। यहाँ पर हम देखो 5 और यस एक जैसे लग रहे हैं ना, तो यस नहीं मानते हैं, थोड़ा सा और अलग मान लेते हैं। देखो टी मान लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चाहे जो मान कर करिए आप ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये टी कर दोगे ना, यहाँ पर आर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा 5t² बराबर r² ना। तो यहाँ पर क्या है 5 आपकी क्या है अभाज्य संख्या है ना, तो क्या लिखोगे तो चूंकि 5t² 5 से विभाजित है ना, ऐसे बना करके ना 5t² 5 से विभाजित है ना। ठीक 5t² क्या है प्यारे बच्चों 5 से विभाजित है, तो क्या होगा अब 5, अब 5 क्या होगा 5 r² को विभाजित करता है। 5 क्या करता है r² को विभाजित करता है ना। 5 क्या करता है r² को विभाजित करता है, तो 5 r को विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा r को विभाजित करेगा। ध्यान देना है इस बात को ना, वही बस प्रमेय आप ध्यान दिए रहिए ना। अब माना माना समीकरण फर्स्ट में ना, समीकरण फर्स्ट में क्या मान लोगे आप r बराबर ना 5k मान लीजिए ना, r बराबर 5k। तब तब क्या हो जाएगा
5t² बराबर यहाँ पर 5k न, ठीक। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 5t² बराबर यहाँ पर 25k²। क्या मिल गया यहाँ पर? 25k² ना। तो अब t² बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? हाँ, 5k²। अब ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्योंकि न ये क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5k² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है ना। 5 क्या कर रहा है? 5t² को, 5 क्या कर रहा है? 5t² को विभाजित करता है, 5t² को विभाजित करता है। 5 t को भी विभाजित करेगा। 5 क्या हो गया? t को भी विभाजित करेगा। अब भैया फिर वही कहानी आ गई ना। हाँ, क्यों? क्या मिल गया आपको कि भैया क्या है? 5 t को भी विभाजित कर रहा है, 5 आपका r को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? r और t क्या हो गया आपके पास भाई? सहअभाज्य संख्याएं नहीं बन पाई। तो 5 ना, 5 r तथा t दोनों को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो क्या हो गया? हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत साबित हो गई ना, जिससे जिससे हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है, गलत है कि r तथा t सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं न, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, आप बीच में लैंग्वेज चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों की एक ही बात है, एक ही मीनिंग होगी। अवधारणा गलत है कि आप न, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि √2 ओ नहीं, क्या है? √5 परिमेय संख्या है। √5 क्या है आपका? परिमेय संख्या है ना। इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, क्या है? इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है क्या? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है प्यारे बच्चों आपका? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये चीज हो गई ना। देखो, √2 √3 √5 √6 सबके लिए क्या होगा? यही नियम लगता चला जाएगा ना। √7, ठीक है, सबके लिए क्या होगा? यही नियम आप लगाते चले जाएंगे। फिर आगे आते हैं, समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, हमको क्या करना है? इसको दिखाना है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए न 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर भी आप वही कार्य करोगे, माना इसको एक अलग प्रकार से किया जाएगा। क्या? 3 + 2√5 न एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? ये परिमेय संख्या है न, क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या? 3 + 2√5 बराबर a/b मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? a/b। तो वही काम b डज नॉट इज इक्वल टू 0 न, जहां a एंड b
न, दोनों क्या हैं, सहाअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सहाअभाज्य। यहाँ पर वो काम नहीं करना है ना, सहाअभाज्य संख्याएं हैं, सहाअभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या कैसे लिखोगे बस वही ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये क्या है, 3 प्लस 2√5 बराबर a अपान बी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर a अपान बी -3 ना। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। फिर 2√5 बराबर a-3 b अपान बी, आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो √5 बराबर a-3 b अपान 2b। क्लियर, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है ना, इसको क्या माने हो आप, परिमेय संख्या है। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, ये परिमेय संख्या है ना। अच्छा, किसी परिमेय संख्या में से आप 3 घटाओगे तो वो भी एक परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया, आपने लिखा है 1/3 ना, इसमें से जब 3 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कुछ ऐसा ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा, -8/3। तो ये भी क्या मिला आपको, परिमेय संख्या मिला ना। किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये परिमेय संख्या मिला ना आपको, ये भी आपको परिमेय संख्या मिला, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है ना। यहाँ पर आगे लिखते चले जाइएगा कि ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अच्छा, तो किसी परिमेय संख्या में 2 से भाग करने पर वो परिमेय संख्या रहेगी ना, क्यों, ये बात समझते हैं ना आप, हाँ, ध्यान से समझिएगा, ये भी क्या मिला आपको, परिमेय संख्या मिला ना। क्लियर, ये क्या मिला आपको, परिमेय संख्या मिल गया कि नहीं मिल गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये भी परिमेय संख्या मिला। अब ये क्या है, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल है ना, क्या मिला है, ये किसी अभाज्य, ये तो आपका परिमेय है, लेकिन ये क्या है, √5 क्या है, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल। किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल ये तो कभी परिमेय हो ही नहीं सकता। तो क्या करोगे भाई, इससे हमारे कथन का विरोधाभास ही होता है ना। या फिर चूंकि हम पहले पूर्व में ही ज्ञात कर चुके हैं कि ये क्या है, √5 आपका अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे ना, a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है। क्या, एक परिमेय ये संख्या है, परिमेय संख्या है ना, जो √5 के बराबर है, जो क्या है, √5 के बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √5 ना, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, √5 अभाज्य संख्या का वर्गमूल, तो ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या ही होगा ना, √5 ना, अर्थात अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अर्थात अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल है ना। तो क्या होगा, ना, तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता ना, इससे हमारी कथन का विरोधाभास होता है। तो क्या हो जाएगा ना, इससे हमारे कथन का, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना, विरोधाभास होता है ना। ठीक, कि ना a-3b अपान 2b क्या है, a-3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मेय संख्या है ना, जो √5 के बराबर है, √5 के समान है ना। तो क्या होगा भाई, 3 + √2 √5 भी क्या होगा आपका
परिमेय संख्या नहीं होगा ना। तो 3 + 2√5 भी परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है ना। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सारे काम इसमें करना है आप लोगों को। ठीक, तो फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट सवाल पे अपने। वो क्या है? ठीक, ये देख लेते हैं। क्या है? 1/√2 ना। 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है ना। फर्स्टली यहाँ पर देखो क्या सिद्ध करना है आपको। 1/√2 ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना। ठीक, परिमेय संख्या है ना। मान लेते हैं, है नहीं ये। सर्वप्रथम मान लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a तथा b क्या है? a तथा b आर को प्राइम ना। a तथा b क्या है? सहायभाज्य संख्याएं हैं। a तथा b सहायभाज्य संख्याएं हैं। a तथा b सहायभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे लिख दोगे ना। देखो b बराबर √2a। इसके बाद की सभी कहानियां आपको पता है कि सर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पर ना। क्यों? इसके बाद की सारी कहानियां आप लोगों को पता है कि सर यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ना। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? b² बराबर 2a² ना। अब यहाँ पर क्या लिखोगे? चूंकि ना सारी कहानियां वही ना, या फिर इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा ना। हाँ, तो वही कहानी आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि ना 2a² 2 से विभाजित है। क्या है ये? 2 से विभाजित है। यहाँ पर क्या होगा? देखना आप, तो b² को इधर 2b² को विभाजित करता है। तो क्या करता है? b² को विभाजित करता है। तो 2 b को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? b को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? b को विभाजित करेगा ना। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माना ना, माना b बराबर 2c। ठीक, समीकरण फर्स्ट में तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 2c² ना। 2c² बराबर 2a²। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? 4c² बराबर 2a²। फिर इसके बाद आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए ना? 4c² ना। तो क्या हो जाएगा? जब काट दोगे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2c² ना। 2c² बराबर a² ना। तो फिर वही कहानी यहाँ पर ना। 2c² 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है। तो क्या होगा? 2a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। 2a² को विभाजित करता है। 2 a को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? a को विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा? a को विभाजित करेगा ना। अब माना a बराबर, अब कुछ नहीं मानना है यहाँ पर आपको। ठीक,
अब क्या हो गया, ए और बी ना दोनों 2 से विभाजित हैं, क्योंकि ए तथा बी दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों 2 से विभाजित हैं। ठीक, दोनों 2 से विभाजित हैं। हाँ, तो क्या होगा, ए तथा बी, ए तथा बी दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है। ठीक, हमारी अवधारणा क्या हो गई, यहां गलत हुई, जिससे हमारी अवधारणा ना अवधारणा गलत होती है, हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना। ठीक, हमारे कथन का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि 1 अपान ना क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो क्या लिखोगे आगे, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है ना, सिद्ध होता है कि 1/√2 1/√2 अपरिमेय संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर। अब ये सवाल आपका यहाँ पर क्लियर होता है। अब आगे ध्यान देते हैं यहाँ पर इस वाले सवाल पर, फिर उसके बाद इसको कर लेते हैं ना। ठीक, हाँ, देखिए क्या था सवाल आपका ना। ठीक, 7√5 को हमको क्या सिद्ध करना था, 7√5 को ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सर्वप्रथम माना, ये बहुत छोटे में लिखोगे आप ना, हल ना, सर्वप्रथम माना, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है यहाँ पर, एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 इज इक्वल टू A/B कामा B कैन नॉट बी इक्वल टू 0, A एंड B आर को प्राइम ना। A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, A और B क्या है यहाँ पर, सहअभाज्य संख्याएं हैं ना। यहां पर क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू A/7B। ठीक, यहां पर केवल आपको 2 ही लाइनें लिखनी है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे आप लोग, यहां पर लिख दोगे चूंकि A/7B क्या है, एक ना परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई किसी भी परिमेय संख्या में आप 7 से भाग करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही बनी रहेगी ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक, A/7B एक परिमेय संख्या है, जबकि ना जो √5 के क्या है, बराबर है, जो √5 के बराबर है ना। ध्यान से देखना, क्या है, जो √5 के समान है, समान है ना, जबकि √5 ना, जबकि √5 क्या है आपका, परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या होगा, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना, इससे इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है।
इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना। भास होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ना? इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है ना, क्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे ध्यान देंगे। ठीक, अगली सवाल हमारे पास क्या थी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या है? 6 प्लस √2 ना। ठीक, क्या देखेंगे? 6 प्लस √2। ठीक, क्या किया जाए, इसको आप लोग हल करेंगे। बस केवल 2 लाइन का है ना, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से क्या है, देखिएगा। सर्वप्रथम माना 6 प्लस √2 क्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a/b कामा b कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना। a एंड b आर को प्राइम ना, को प्राइम का मतलब सहाभाज्य संख्याएं है ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, 6 को आप उधर भेज दोगे ना। √2 इज इक्वल टू a/b -6। इसमें क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, क्या है? कोई भी परिमेय संख्या है, आप उसमें से 6 घटाएंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही रहेगी ना। तो ध्यान से देखिएगा, a/b -6 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। √2 को आप सिद्ध कर चुके हैं ना। क्या है? √2 को आप सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ज्यादा रायता हमको फैलाने की जरूरत नहीं है ना। जो √2 के समान है, समान है, जबकि √2 क्या है? √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा भैया, परिमेय संख्या के बराबर कहाँ से हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना। तो क्या हो जाएगा, आगे लिखेंगे आप, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना। इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है, इससे हमारे कथन का विरोधाभास होता है ना। क्या कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर हम बोलेंगे इसको, तो ये हमारे कथन का क्या कर रहा है? विरोध करता है। ठीक, इससे सिद्ध होता है। ठीक, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 क्या है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये सारा मैटर क्या हो जाएगा, इसी बात पर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये चैप्टर हम लोगों का पूरा क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गई ना। तो प्यारे बच्चों, अगर पूरा पसंद आया होगा तो आप लोग सारी समस्याओं का समाधान हमारे कमेंट पर बताते रहिएगा ना। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे ना। वो क्या है कि ये एक प्रमेय, यही प्रमेय क्या कि अगर अभाज्य संख्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या को विभाजित करता है तो ये क्या हो जाएगा, हा?
ये उस संख्या को भी विभाजित करेगा ना, मतलब ए स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो ये क्या होगा, ए को भी विभाजित करेगा। फिर उसके बाद इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर जो पढ़े थे आप किस लिए पढ़े थे ना, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, और दूसरा ये फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक। प्यारे बच्चों, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक, निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक अगले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर आएगा बहुपद ना, सेकंड बहुपद आएगा। धन्यवाद।